अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डियर स्टूडेंट्स। खिलाफ़त उस्मानिया के इख्तिताम जंग अज़ीम अव्वल में इत्तेहादी अफ़वाज की फ़तह और कौमी रियासतों के क़याम के बाद खित्ता-ए मिडल ईस्ट मशरिक़ वस्ता में जो बड़ी तब्दीली आईं, उस तब्दीली में जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम और अल्लाह के नबी ने अपनी अहादीस में जिन इलाक़ों का तज़किरा किया है, उनकी वसअत को छोटी छोटी रियासतों में तक़सीम करके उन्हें मख़सूस नाम देकर उनकी वो शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई जो अल्लाह के नबी की अहादीस में मिलती है। इस तक़सीम का सबसे बड़ा निशाना वो हित्ता था जो आज 4 कौमी रियासतों पर मुश्तमिल है, जिसमें उर्दन, लबनान, शाम और फ़लस्तीन, जिसमें अब इज़राइल भी मुश्तमिल है। ये इलाक़ा तारीख़ी एतबार से 7000 साल पुराना है। इसको उस वक्त उभरते हुए सूरज की सरज़मीन भी कहा जाता था। सरज़मीन शाम को ही अल्लाह ने आखिरी मार्का, जो आखिरी जंग है, के लिए मुंतखब किया है। इसी सरज़मीन के मरकज़ यरूशलेम की मस्जिद अक्सा का ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, पाक है वो ज़ात जो रात के थोड़े से हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके क़ुर्ब व जवार के इलाके को अल्लाह ने बाबरकत बनाया है। यही शाम का इलाका, जिसे बिलाद शाम भी कहा जाता है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना है। यहीं दज्जाल का कत्ल और इसी इलाके के मरकज़ बैतुल मुक़द्दस से उस लश्कर ने तरतीब पाना है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस खित्ते की इस कदर अहमियत है, और अगर इसकी इस कदर अहमियत है तो इसे कैसे मुतहिद रहने दिया जा सकता है। 9 सलीबी जंगें जो 1145 से 1268 तक लड़ी गईं, उनका मैदान जंग भी यही शाम का इलाका था। इस कदर अहम सरज़मीन को पहली ही जंग अज़ीम के बाद शाम, उर्दन, लबनान और बरतानवी फ़लस्तीन नामी मुल्कों में तक़सीम कर दिया गया था। लबनान का इलाका ऐसा था जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और फ़िरक़ों के लोग आबाद थे। ये हित्ता 1 सितंबर 1920 में फ़्रांस के हिस्से में आ गया। यहाँ मैरोनाइट ईसाई, यूनानी आर्थोडॉक्स ईसाई, सुन्नी मुसलमान, शिया दरोज़ जो शिया से अलहदा हुए और अपने अकायद की वजह से एक नई शनाख्त हैं, उसके अलावा रोमन कैथोलिक ईसाई और यहूदी आज भी यहाँ लबनान में आबाद हैं। इस वक्त लबनान में तकरीबन 18 मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पाए जाते हैं। ये हित्ता इस कदर अहम है कि बैरूत शहर में अमरीकी यूनिवर्सिटी जो 1866 में कायम हुई थी, ये इस कदर पुरानी है कि इस हित्ते में यहूदियों के और ईसाइयों को इसकी इम्पोर्टेंस का बहुभी इल्म था। इसे जब आलमी ताकतों ने मुकम्मल आज़ादी दी तो 1943 में एक ऐसा मुआहदा वजूद में आया जो तहरीर नहीं किया गया था, लेकिन आज तक लबनान में वो नाफिजुल अमल है। इस मुआहदे के मुताबिक लबनान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, जिसके तहत लबनान का सदर हमेशा मैरोनाइट ईसाइयों में से होगा। वज़ीर आज़म सुन्नी मुसलमान, स्पीकर असम्बली शिया, डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूनानी आर्थोडॉक्स ईसाई होंगे। लबनान के क़याम के फ़ौरन बाद और 14 मई 1948 में इज़राइल के क़याम के साथ ही जब अरब इसराइल जंग शुरू हो गई, तो लबनान वो वाहिद अरब मुल्क था जो इस जंग में शामिल ना हुआ, बल्कि गैर जानिबदार रहा। बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले हालिया धमाके ने लबनान को बर्बाद कर दिया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि 17 साला सिविल वॉर ने
लबनान की मईशत को इतना तबाह नहीं किया होगा जिस कदर तबाही, बर्बादी और दूरस और तबाहकुन असरात इस धमाके से मरतब होंगे और हो रहे हैं। इस दफ़ा बहरान से निकलना मुश्किल है। पहली बुनियादी वजह यह है कि लबनान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बैरून मुल्क आबाद लबनानियों की भेजी हुई रकूम पर चलता है। इस वक्त अंदाज़न 47 लाख लबनानी अपने मुल्क में रहते हैं और 1 करोड़ 80 लाख बैरून मुल्क किस्मत आजमाई करके रकूम घर भेजते हैं, जो लबनान की GDP का 17% है। बैरूनी ममालिक से आने वाली इस कदर रकूम के बावजूद भी लबनान बदतरीन कर्ज़ों की लपेट में है। लबनान में गल्ला नहीं होता क्योंकि सब लोग मुल्क छोड़ गए हैं। फसलें उगाने के लिए किसान मुयस्सर नहीं, इसलिए इसे गल्ला यानी कि गंदम वगैरह बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती है। धमाके के करीब ही गंदम का गोदाम था जिसमें लबनान का 85% गल्ला पड़ा हुआ था जो जल कर राख हो गया। धमाका जिस गोदाम में हुआ है उसमें अमोनियम नाइट्रेट की मौजूदगी के बारे में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि रूस की एक कंपनी का जहाज़ 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लेकर मोज़म्बिक जा रहा था कि कुछ माली मुश्किलात की वजह से बेरूत की बंदरगाह पर रुक गया। बेरूत के कस्टम हुक्काम ने का कहना है कि जहाज़ के अमले को बार बार इस जहाज़ को वहाँ से जाने के लिए कहा गया, लेकिन वो इस पर आमादा ना हुआ, बल्कि वो वहाँ पर ही मौजूद रहा। कस्टम हुकाम ने अदालत से रुजू किया और अदालत ने जब ये मुकदमा चला तो जहाज़ के मालकान भी अदालत में पहुँच गए और इस तरह ये मामला लटकता रहा और अमोनियम नाइट्रेट को बाद में उतार कर किसी दूसरे मुल्क को बेचने की जो इजाज़त मांगी गई थी ताकि बंदरगाह को महफूज हो जाए, वो ना दी जा सकी, बल्कि सामान उठाकर बंदरगाह के गोदाम में रख दिया गया ताकि पोर्ट की बर्तहाली हो सके। और ये मटेरियल गोदाम में 6 साल से पड़ा हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट दरअसल खाद बनाने के काम आता है, लेकिन अपनी आतशगिरी और आतशज़दगी की सलाहियत की वजह से ये बम्बों में भी इस्तेमाल होता है। इस बड़ी प्लानिंग से निशाना बनाया गया, जिससे एक तो 85% अनाज जल कर राख हो गया, दूसरा ये कि वाहिद बंदरगाह थी जो बिल्कुल तबाह होकर रह गई। यानी अब गंदम मंगवाने के समंदरी रास्ते ख़त्म हो गए हैं। लबनान में गल्ला अब सिर्फ 2 ममालिक की बंदरगाहों के रास्ते आ सकता है, एक इज़राइल और दूसरा शाम। लबनानी हुकूमत जो पहले ही माशी बदहाली की बदतरीन मिसाल थी, इसे इन दोनों मुल्कों से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। धमाके से पहले लबनानी मईशत का आलम यह था कि लबनान के बेशतर इलाकों में सिर्फ 3 घंटे से भी कम बिजली मुयस्सर थी। सिर्फ एक माह में लबनानी करेंसी की कीमत 60% कर दी गई, यानी कि 60% गिर गई। रोटी के पूरे मुल्क में शदीद किल्लत थी क्योंकि हुकूमत के पास बाहर से गंदम मंगवाने के लिए ज़र मुबादला ही नहीं था। ये हैं वो बदतरीन बहरान जिसमें लबनान इस वक्त गिरफ़्तार है और लबनान का जो हरीफ है ईरान, वो भी इसकी इतनी मदद नहीं कर सकता क्योंकि ईरान खुद अपनी ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अजनास और गल्ला इंपोर्ट करता है।